नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो हालात बने हुए हैं उसको समझने के लिए हमारे साथ सुशांत सिंह हैं। प्रोलिफिक राइटर हैं, बहुत सारे मैगजीन्स में खास करके डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को लेकर लिखते हैं और येल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसमें तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अगर एक पर्सनल क्वेश्चन से सवाल कर सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी एक फ़ौज की बैकग्राउंड भी रही है, इसलिए भी आप फ़ौज को बेहतर समझते भी हैं। यू सर्व्ड इन द आर्मी, राइट? या मैंने 20 साल फ़ौज में नौकरी की है। हाँ, ये बात सही है, पर अब छोड़े हुए काफ़ी वक्त हो गया। तो सुशांत, अगर मैं आपसे सवाल सबसे पहले तो ये पूछ सकूं कि इस वक्त जो फॉग ऑफ वॉर के बीच में जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है वो होती है इंफॉर्मेशन की, और प्लस नैरेटिव बैटल चल रहा है हर तरफ। बट फॉर यू राइट नाउ, बिफोर वी डिस्कस कि आगे क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर की बिग आउटकम्स क्या रही? देखिए, उस ऑपरेशन सिंदूर को 2 या 3 तरीके से समझा जा सकता है। एक तो जो मिलिट्री एक्शन हुआ, जिसमें कि भारत ने पहली रात जो 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स जिनको बोला या टेरर कैंप्स बोला, उनको डिस्ट्रॉय किया, उनको टारगेट किया, वहाँ पर मिसाइल्स दागे, वहाँ पर म्यूनिशन भेजे। उसके अलावा उस रात पाकिस्तान ने जो एरियल एक्शन लिया, उसके अंदर भारत की इंडियन एयरफोर्स का जो भी नुकसान हुआ, जो कि अभी तक भारत ने क्लियरली कहा नहीं है, पर यह ज़रूर माना है कि नुकसान हुआ। माना जाता है कि बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें कि कुछ आला दर्जे के हवाई जहाज़, कॉम्बैट फाइटर जेट्स भी नीचे गिरे। तो जो पहला राउंड था वो तो ऐसा लगता है कि कुछ हद तक शायद पाकिस्तान का उसमें पड़ना थोड़ा भारी रहा, क्योंकि भारत को शायद उम्मीद नहीं होगी उस तरह के नुकसान की जिस तरह का नुकसान हुआ। ऑफ कोर्स जो भारत की सरकार है, भारत की फ़ौज है, वो ये बात नहीं मानेगी, वो कहेगी कि उनकी ही जीत थी क्योंकि उन्होंने टारगेट अचीव किया। पर कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए आपका एक तरह का टॉलरेंस ऑफ लॉस होता है प्लानिंग फिगर में, कि कितना आप लॉस आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद उस रात जो हुआ वो टॉलरेंस ऑफ लॉसेस के शायद पार चले गए। लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से मतलब जो दावे किए गए हैं कि एक तो 9 टेरर साइट्स को उन्होंने अपना टारगेट बनाया, दूसरी बात है कि पीपल वर किल्ड, और इस बार एक तो उन्होंने फुटेजेस भी ज़्यादा दिए हैं, प्रूफ्स ज़्यादा दिए हैं। ये इन प्रूफ्स की बात इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी मानी गई है। दूसरा, जैसे हमने देखा कि मसूद अज़हर की तरफ से खुद माना गया कि उनके फैमिली के कुछ 10-14 लोग मारे गए। मसूद अज़हर वाली तो खबर बाद में गलत साबित हुई थी कि वो फेक था, वो जो पोस्ट आया था। अच्छा, वो फेक पोस्ट। हाँ, पर ये ज़रूर है कि जो बच्चे और फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो वहाँ पर थे, उनकी डेथ्स हुई है आसपास की जगह पर, ये बात सही है, पर वो पोस्ट फेक था। देखिए, क्योंकि वो तो बीबीसी जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसके अगले बाद उन्होंने कहा कि फेक था। अगले दिन उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है। वो बीबीसी हिंदी पर था, वो मुझे याद है। तो ये जो पर ये बात आपकी सही है कि जो भारत के जो हमले थे वो बिल्कुल सही जगह पर लगे। मैं उस बात से बिल्कुल पूरी तरह से आपकी इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा कहना ये है कि जो लॉसेस हुए शायद वो भारत की उम्मीद से थोड़े ज़्यादा थे पहली रात को, और भारत ने अभी तक उन लॉसेस को क्लैरिफाई नहीं किया है, पर ये माना है कि लॉसेस हुए थे। पर जितनी खबर छपी है विदेशों में, जो हम लोगों ने सुना है, जो बाकी पत्रकारों ने भी सुना है जिन्होंने कि शायद रिपोर्ट नहीं किया है, शायद इस बात का अंदाजा है। तो पहली रात जितना अच्छा हो सकता था। मान लीजिए मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव सिनारियो प्रेजेंट करता हूं कि भारत उन 9 जगह को हिट करता, जितने आतंकवादियों को मारा उतने आतंकवादियों को मारा, और भारत का खुद का भी कोई नुकसान नहीं होता। भारत के जितने भी हवाई जहाज थे वो पूरी तरह से सेफ एंड साउंड भारत की तरफ आ जाते, तो शायद वो बिल्कुल एक बहुत अच्छा ऑपरेशन होता। जो क्वांटम ऑफ लॉसेज है, जिस लेवल के लॉसेज हुए, वो शायद थोड़े ज़्यादा थे, इसलिए मैंने इस बात को कहा। उसके बाद 2 दिन तक जो हुआ वो थोड़ा हल्का फुल्का सा ही था, उसमें थोड़ा ड्रोन्स वगैरह एक दूसरी तरफ से आए। उसके बाद जो 10 तारीख को होता है, जब भारत की जो मिसाइल अटैक होती है पाकिस्तानी एयर बेसिस पर, और उसमें तकरीबन 5 एयर बेसिस पर काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी बड़ा डैमेज होता है पाकिस्तान को, जो कि सैटेलाइट इमेजरी से भी प्रूव हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उस बात को माना, बाकी लोगों ने भी उस बात को माना। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी हमला हुआ, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो ड्रोन्स हों, जो भारत के ऊपर हमले किए गए, वो भारत ने पूरी तरह से अपने आप को उसमें बचा लिया। तो जो उस दिन की जो लड़ाई है 10 तारीख की सीज़ फायर से पहले की, वो लड़ाई पूरी तरह से भारत के हक में गई। तो मैं इसको अगर एक बॉक्सिंग मैच के तौर पर देखूं तो इसमें नॉकआउट तो कुछ नहीं हुआ, 2 राउंड हुए और उसके बाद मैच रुक गया। अभी तक मैच पॉइंट्स पर ही चल रहा था, किसी ने किसी को नॉकआउट नहीं किया। ऑल्दो दिखाने की कोशिश दोनों ही फौज की तरफ से, दोनों ही देशों की तरफ से है कि बिल्कुल नॉकआउट विक्ट्री है। वहाँ तो उन्होंने फील्ड मार्शल भी बना दिया, क्या मजाक बना हुआ है कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है। मतलब ये तो खुद को सेल्फ प्रमोशन दे दिया ना। हाँ, आयूब खान ने भी खुद को फील्ड मार्शल बनाया था। आयूब खान ने फील्ड मार्शल बनाया और उसके बाद ये फील्ड मार्शल बने, क्योंकि जिया को फेक ह्यूमिलिटी दिखाने की आदत थी
कि वो बिल्कुल हम्बल लगना चाहते थे। शायद ज़िया ने अपने आप को बनाया नहीं। मुशर्रफ का आप ज़्यादा बता सकती हैं, आप मेरे से ज़्यादा बार मिली हैं मुशर्रफ से कि उन्होंने क्यों नहीं अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया। पर हाँ, ये तो मजाक है, ये तो एक बहुत ही घटिया मजाक है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने जो भी अपनी पॉपुलर स्टैंडिंग गेन की थी पाकिस्तान के अंदर, वो शायद ये अकेले इस स्टेप से ही काफ़ी हद तक डैमेज हो गई होगी, क्योंकि इस तरह का सेल्फ प्रमोशन बचकाना है और बहुत ही मतलब बेहूदी हरकत है। और जो उन्होंने जो पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत भी नैरेटिव में हिंदुस्तान के ऊपर थोड़ी बढ़त हासिल की थी पिछले कुछ दिनों में, बिकॉज जिस तरह की खबरें विदेश में छपी, बाकी जगह पे छपी, आई थिंक ये इन्होंने बराबरी कर दी है, खुद ही अपने ऊपर पैरों पर कुल्हाड़ी मार, क्योंकि ये जनरल आसिम मुनीर को लेकर ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, आप जनरल नहीं बोल सकते। ये जोक्स भी किए जा रहे थे कि जब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई और प्रधानमंत्री ने कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया आर्म फोर्सेस को, तो हमेशा जो टिट फॉर टैट खबरें आती है कि वहाँ कहा गया कि भाई शहबाज शरीफ ने भी मीटिंग की है और ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया। हमने कहा कि ये क्या मजाक है, मतलब जनरल आसिम मुनीर ने बेसिकली आपको ऑथराइज किया है कि आप उनको जो है कंप्लीट फ्रीडम दे दें और अब फील्ड मार्शल हो गए। लेकिन इस वक्त आपको रीडिंग क्या है जनरल आसिम मुनीर की पोजीशन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पोजीशन आपको क्या नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मुझे आज अभी इस वक्त फील्ड मार्शल बनने के बाद तो कहना बहुत मुश्किल है, पर ये बात सच है, आपने भी पढ़ा है, हर जगह रिपोर्ट हुआ है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने एक्ट किया और जिस तरह से उन्होंने उसको पेश किया पाकिस्तान की जनता के सामने, उससे पाकिस्तानी फ़ौज की और पाकिस्तानी और आसिम मुनीर दोनों की रेपुटेशन इंप्रूव हुई पाकिस्तान के अंदर और अपनी जनता के बीच में। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर दोनों की पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि इमरान खान जेल के अंदर हैं। इमरान खान वहाँ के सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं और उनका जेल में होना उनकी पार्टी की वजह से काफ़ी प्रेशर था। पर जिस तरह की नेशनलिस्ट लैंग्वेज को यूज़ करके, जिस तरह के रेटोरिक को यूज़ करके, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को यूज़ करके और एक तरह का प्रोजेक्शन करके कि जैसे कि उन्होंने भारत को हरा दिया और बहुत बड़ा मतलब दावे करके ट्रायम्फलिज्म के अंदर, नेशनलिज्म के अंदर उन्होंने अपने आप को उन्होंने अपनी इमेज को रेस्क्यू किया और फौज की इमेज को भी पाकिस्तान के अंदर रेस्क्यू किया। मैं ये नहीं कहता हूँ इसकी वजह से पाकिस्तान या उनकी इमेज विदेश के अंदर बहुत अच्छी हो गई या सडनली उनको ट्रंप से उनकी मित्रता हो जाएगी या यूरोपियन यूनियन से उनकी मित्रता हो जाएगी, पर पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी फ़ौज की और आसिम मुनीर की इमेज को, की रेपुटेशन को फ़ायदा पहुँचा है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उन्हें बेल आउट मिला, जिसको लेकर यहाँ भारत ने कहा कि भाई ये तो आप इंटरनेशनल आप मिलिटेंट्स फंडिंग कर रहे हैं, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशंस में निश्चित रूप से एक वो माइंड में काम कर रहा था कि हियर्स अ कंट्री जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, जहाँ टेरर ग्रुप्स हैं, जिहादी ग्रुप्स हैं। लेकिन क्या वो एक शॉट इन द आर्म था फॉर द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस? क्योंकि हमने शायद उसको इतना ज़्यादा हाइप कर दिया जबकि हमको पता था हमारे पास 2% से कुछ ज़्यादा के वोटिंग राइट्स हैं सिर्फ IMF के अंदर, और उन वोटिंग राइट्स के दम पर तो हम इस लोन को रोक नहीं सकते थे। और लोन, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसके पास 250 मिलियन की आबादी है, वो एकदम बिल्कुल बर्बाद हो जाए, तहस नहस हो जाए। हर सारे मुल्कों को इस तरह के बेल आउट्स मिलते रहे हैं IMF के द्वारा, क्योंकि उसका एक जियो स्ट्रैटेजिक रीज़न होता है कि आप नहीं चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी आए। शायद भारत भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर उस हद तक इंस्टेबिलिटी आए कि भारत के ऊपर वो इंस्टेबिलिटी का असर पड़े। पर IMF, जैसा कि आपको पता है, वो तो UN जनरल असेंबली तो है नहीं, हर मेंबर का एक वोट नहीं होता है। जितनी बड़ी आपकी इकॉनमी है उसके बेसिस पे एक फार्मूला होता है, उसके फार्मूला के हिसाब से डिसाइड होता है कि आप कितने वोट आपके पास हैं। भारत के पास 2.3% का शेयर है। चीन की इकॉनमी इतनी बड़ी हुई है, पर अमेरिका नहीं चाहता, वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं चाहते कि वो इकॉनमी रिफ्लेक्ट हो IMF के अंदर, तो वो कैलकुलेशन दोबारा की नहीं गई है। तो कई सालों से इसलिए भारत का भी हिस्सा इसी वजह से कम है और चीन का भी हिस्सा इसी वजह से कम है। या तो भारत के साथ बहुत सारे मुल्क आके जुड़ते, चाहे वो G20 के बड़े मुल्क हों, G7 के बड़े मुल्क हों, या वो ब्रिक्स के मुल्क हों, या कोई और मुल्क हों, पर ऐसा हुआ नहीं और इसलिए भारत को एब्सटेन करना पड़ा और इसलिए पाकिस्तान को वो मिला। क्योंकि हमारे यहाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया गया और इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से बताया गया कि ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है और हम शायद इसको रोक देंगे। तो उसके बाद जब वो पाकिस्तान को वो पैसा मिल गया, तो फिर पाकिस्तानियों ने उसको अपनी एक जीत की तरह दिखाया, जबकि था तो वो एक लोन ही जो कि पाकिस्तान को मिला है। जो 2019 के बाद UNSC के जो स्टेटमेंट्स वगैरह सुशांत नज़र आए थे, उसमें शायद थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए थे इस दफ़ा। हालांकि ये भी है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर था इस दफ़ा सुरक्षा परिषद का, लेकिन 2019 में बालाकोट के बाद में कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट हुआ था कि एक तो आपने उन हमलों को हीनस एक्ट्स कहे थे, आपने ये भी जैश ए मोहम्मद का नाम भी लिया था उन स्टेटमेंट्स में। यहाँ इंडिया
रेजिस्टेंस फ्रंट को लिस्ट करवाने के लिए जो अब अलग से डेलीगेशन वगैरह भेजेगा, लेकिन इंडिया कह रहा है पाकिस्तान ने उसे हटवा लिया लिस्ट से। क्या आपको ये क्रॉस सपोर्ट ऑफ नेशंस, जो यूएस, रशिया, दूसरे परमानेंट मेंबर्स हों या दूसरे बाय एंड लार्ज पावरफुल नेशंस हो, कम नजर आया इस दफ़ा? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, दो फ़र्क हैं। 2019 में भारत ने इमीडिएटली एक डोजियर बनाया था और वो डोजियर पेश किया था, और जैसा कि अजय बिसारिया ने अपनी किताब में भी लिखा है कि वो डोजियर पाकिस्तान को भी पहली बार भेजा गया था, बहुत जल्दी भेजा गया था। इस बार जहाँ तक हमने देखा है, भारत ना उन आतंकवादियों की निशानदेही कर पाया है कि कौन आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा, ना ये बता पाया है कि उनके किस तरह से पाकिस्तान से रिश्ते थे, कौन लोग थे वो, किस तरह के उनके रिश्ते थे, ना और पाकिस्तान से किस तरह के आदेश पास किए गए। जिस तरह से आपने 2008 में देखा था मुंबई टेरर अटैक में, हमारे पास अजमल कसाब था, बाकी लोगों को हमने मारा था, हमारे पास पूरी डेटा रिकॉर्डिंग थी, टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स थी कि किस तरह से उनको कंट्रोल मैसेज पास किए जा रहे थे। 2019 की आपने बात की, वहाँ पर हमारे पास एविडेंस थी, हमने एविडेंस पूरी तरह से दुनिया के सामने पेश की। तो एक तो एविडेंस नहीं पेश की गई, सबूत नहीं पेश किए गए, वो बड़ा मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो आपने खुद कहा कि सुरक्षा परिषद के अंदर पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है, और बाकी जो मुल्क हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको भी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है बाकी चीज़ें पास करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा है, न्यूयॉर्क में एक तरह का बार्टर होता है, एक तरह का ट्रेड होता है, तो वो बार्टरिंग के अंदर पाकिस्तान की इस वक्त बहुत अहमियत है, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बात जिसकी ओर आपने थोड़ा इशारा किया वो ये है कि अगर आप इस पूरे जो एपिसोड है उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो भारत की डिप्लोमेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। चाहे वो रूस हो जो कि हमारा पुराना साथी है, उसने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, चाहे अमेरिका हो और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसके बाद भी जिस तरह के स्टेटमेंट दिए, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी इस तरह का देश हो, वो भारत के समर्थन में नहीं आया। जो दो एंटिटी भारत के खुले तौर पर समर्थन में आई, जिन्होंने आतंकवाद वगैरह का बार बार नाम लिया, वो दो एंटिटी तो सिर्फ इजराइल और तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान है। और ये बहुत शॉकिंग बात है और ये एक तरह का डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसके ऊपर सरकार को विचार करना पड़ेगा कि ये डिप्लोमेटिक फेलियर कैसे हुआ कि भारत जैसे मुल्क को अपने खराब वक्त में, ज़रूरी वक्त में किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला जितने की उम्मीद थी। बल्कि लोगों ने न्यूक्लियर वेपन्स की बात की, लोगों ने कश्मीर की बात की। देखिए, भारत चाहता था कि फोकस आतंकवाद पर रहे, लोग कश्मीर पर फोकस कर रहे हैं। भारत चाहता है कि बात हो कि भाई देखिए कि हम हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम बदला ले रहे हैं। नैरेटिव ये हो गया कि भारत एग्रेसर है, नैरेटिव ये हो गया कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाएंगे। ये तो भारत पिछले 20-30 सालों से अपोज करता आ रहा है इन चीज़ों को, जो जिस तरह की चीज़ें हुई। तो डिप्लोमेटिकली भारत के लिए बहुत ख़राब मोमेंट था। मिलिटरीली भारत की फ़ौज ने इस मोमेंट को रेस्क्यू किया है। डिप्लोमेटिकली तो भारत के डिप्लोमेट्स को, भारत के फॉरेन मिनिस्टर को, भारत के प्राइम मिनिस्टर को इसकी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से इतना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है इस बार। रूस का भी अगर हम देखें, और हम हालांकि यूएस की मीडिएशन की बात करते हैं, लेकिन रूस भी एक्चुअली 2019 के बाद भी उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग की बात की थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि अगर हम हेल्प कर सके तो हम भी हेल्प करेंगे। वही सेम टोन रहा उनका। यूएस की जो मतलब ट्रम्प के जितने बयान आए हैं, डिस्पाइट द 7 दिन में 7 बयान, इंटरव्यूज़, एवरीथिंग, हमारी जो भी डिनायल आई है नहीं आई है उससे सबसे ज़्यादा उसमें नुकसान क्या हुआ है? हम चाहे भले ही कह दें कि भाई ट्रम्प के बयानों को आप सीरियसली ना लें, वो है तो एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सुपर पावर, और कश्मीर पर कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, न्यूट्रल साइट पर, चलिए ये मान लिया, ये तो हमने मान रखा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर का जो दावा किया गया था, आपको लगता है गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू क्लियर दैट एयर? देखिए, भारत की कोई भी सरकार 1971 के बाद से अमेरिका के दबाव में आके कश्मीर पे द्विपक्षीय बात करने को तैयार नहीं होगी। आप 1971 छोड़ दीजिए, 1962 के बाद भी जब स्वर्ण सिंह भुट्टो टॉक्स होती हैं, जब भारत 1962 का चीन युद्ध हार चुका है और अमेरिका की मदद ले रहा है पूरी तरह से, तब भी नेहरू नहीं झुकते हैं, अमेरिका के दबाव में नहीं आते हैं, कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होता है। 1965 ताशकंद में जरूर सोवियत यूनियन के दबाव में हाजी पीर वापस दिया जाता है, वगैरह चीज़ें होती हैं, पर 1972 के बाद से तो भारत के प्रधानमंत्रियों की लाइन, भारत के लीडरशिप की लाइन बहुत क्लियर रही है कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो 1999 में हो, चाहे वो 2008 में हो, या कभी भी हो, कभी भी इस पर कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार इस वक्त भी इस बात के लिए एग्री करेगी कि अमेरिका के दबाव में आके कश्मीर पे इस तरह की कोई बात होगी। पर जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को बार बार उठाया है और जिस तरह से वो इस बात को बार बार कहते हैं, उससे भारत की छवि पर और भारत की जो पोजीशनिंग है
उस पर जैसा कि आपने कहा गलत असर पड़ा है, क्योंकि वो बार बार पब्लिकली इस चीज़ को बोलते हैं और बार बार एक तरह से एम्बैरेसमेंट है। सबसे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट पॉलिटिकल है भारत में। प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को अपना मित्र मानते हैं। उन्होंने यहाँ पर अहमदाबाद में रैली की, ह्यूस्टन में रैली में उनको बुलाया और हमेशा कहा है कि भाई वो बहुत मेरे नज़दीकी मित्र हैं, बहुत अभिन्न मित्र हैं। और उस तरह का व्यक्ति आके बार बार आपको एम्बैरेस कर रहा है, आपको इस तरह की चीज़ें कह रहा है कि जो उसको नहीं कहनी चाहिए, और आप उसके विरोध में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो इस वक्त अमेरिका में हैं और भारत एक टैरिफ डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ट्रंप को लगता है कि उस मुद्दे पर वो भारत को दबा सकते हैं और भारत पर दबाव डाल सकते हैं बाकी चीज़ें मानने के लिए, कश्मीर या बाकी जो भी चीज़ें हैं पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए, तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्या वो टैरिफ बचाए, अपने एक्सपोर्ट्स बचाए अमेरिका को, या वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करे जो इसकी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रही है। तो भारत के लिए थोड़ा मुश्किल समय है, और ये मुश्किल समय ट्रंप की बयानबाजी की वजह से, ट्रंप की जो पोजीशनिंग रही है उसकी वजह से आया है। मुझे शायद लगता है, जैसा कुछ लोगों ने कहा भी है, लिखा भी है, ट्रंप की नज़र नोबेल पीस प्राइज़ पर है, और उनको लगता है कि अगर यूक्रेन ना सही, अगर इजराइल गाजा नहीं सही, तो भारत पाकिस्तान के थ्रू किसी ने कोई दे दो उन्हें नोबेल प्राइज़, नहीं तो भारत पाकिस्तान के थ्रू ही ले लूँ, कहीं ना कहीं से तो नोबेल प्राइज़ ले लूँ। तो शायद उसका खामियाजा मोदी जी और भारत को पर जो है डेली रिमाइंडर लगाकर रोज एक बयान देते रहेंगे कि हमने करवाया उस पर इसमें तो आप ये देखिए कि उनके पास इसके अलावा उठाने के लिए क्या है। क्या वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक पाए? नहीं। क्या वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कुछ करा पाए? नहीं। क्या वो चीन पर टैरिफ का दबा पाए? नहीं। एक ही चीज़ उनके पास ले देकर उछालने के लिए है कि मैंने भारत और पाकिस्तान में करा दिया, ये दोनों न्यूक्लियर संपन्न देश हैं और मैंने इनके बीच में पीस डील करा दी। उसके अलावा उस व्यक्ति के पास, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है कहने को। तो वो जब भी पोडियम पे जाएंगे, जब भी कैमरे के सामने जाएंगे, जब भी इंटरव्यू देंगे, वो बार बार इसी बात को उछालेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और है ही नहीं अचीवमेंट। तो और इसी बात को वैसे सुशांत, क्योंकि आप इंटरनेशनल आउटलेट्स में भी लिखते हैं और आपकी एक लेख के बारे में मैं कुछ सवाल पूछूंगी भी, अभी बहुत बढ़िया लेख लिखा है आपने, लेकिन उसके पहले चूंकि आपकी वो यूनिक पोजीशन है, आपने आर्म फोर्सेस को अंदर से देखा है सर्व करते हुए, आप डिफेंस को समझते हैं, प्लस आप एक जर्नलिस्ट भी हैं। तो जब मसले नेशनल सिक्योरिटी के हो, पूरी राइट विंग जो नेशनलिस्ट इकोसिस्टम है उसमें, और सिर्फ राइट विंग ही क्या, अब बाय एंड लार्ज अब लोग कहते हैं कि भाई एक वेस्टर्न हिपोक्रेसी तो है ही। आप लोगों को जब इराक युद्ध में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर लाइज बोलने थे, तो वो CNN अपनी जो है झूठ पे झूठ बुने जा रहा था। ट्रंप को आप इजराइल को पूरी आज़ादी दे देते हैं कि आप जाकर फ़लस्तीन को, आप गाज़ा को नेस्तनाबूद कर दे, वहाँ बच्चों की जान जा रही है, आम लोगों की जान जा रही है। लेकिन जब भारत खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है टेरर स्ट्राइक से, तो आप कहने लगते हैं भाई बायलैटरल आप रिस्ट्रेंट कर लीजिए, डायलॉग कर लीजिए। तो ये हिपोक्रेसी के मद्देनज़र इंडिया और US के रिलेशंस को क्या और रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, या कैसे डील करें इससे? देखिए, हिपोक्रेसी तो हिस्सा है। ओबामा ने पीस प्राइज़ मिलने के बाद जो किया या उसके बाद जो हुआ, हिपोक्रेसी हर मुल्क का हिस्सा है। शायद बांग्लादेश ये कह सकता है कि भारत की ओर देख के कि भारत हमको बोलता है कि हम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म कर रहे हैं और आप तो तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी तो राष्ट्रों का हिस्सा है। देखिए, राष्ट्रों की ताकत मैटर करती है। जैसा कि रियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं जॉन बी शाइमर, जो कहते हैं आपकी कितनी ताकत है, आप कितने बड़े मुल्क हैं, उस पर डिपेंड करता है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इसमें था भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है? $2,600-2,700 पर कैपिटा इनकम है। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 86,000 है। चीन की 13,200 पर कैपिटा है। देखिए, मैं ओवरऑल GDP की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, आबादी 150 करोड़ की है, तो आपकी GDP बड़ी हो जाती है। पर अगर आप पर कैपिटा देखें तो हम बहुत गरीब मुल्क हैं पर कैपिटा के हिसाब से, और अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है। जैसे कि चाहे हम अपने से छोटे मुल्क को देखें, नेपाल को देखें, या अपने से भूटान को देखें, तो भूटान तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता ना, नेपाल तो हमको एक लिमिट के आगे कुछ नहीं कह सकता। वही शायद स्थिति हमारी और अमेरिका की है। अमेरिका की हिपोक्रेसी वेल नोन है। अमेरिका की हिपोक्रेसी, अमेरिका के दोहरे मापदंड, अमेरिका की विदेश नीति में जिस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, जिस तरह के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पर हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। भारत भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। भारत की ताकत इतनी होनी चाहिए कि भारत अपने इंटरेस्ट को फर्दर कर पाए। पर जब भारत और अमेरिका का जब मुकाबला होता है, तो भारत की ताकत इतनी नहीं है कि भारत अमेरिका का मुकाबला कर पाए। भारत की ताकत शायद इतनी भी नहीं है कि वो चीन का मुकाबला कर पाए। चीन के सामने भी भारत को आप देखेंगे पिछले साल से एक तरह से एक बहुत ही नपी तुली बयानबाजी और नपी तुली रणनीति का सामना करना पड़ा है। तो ये तो ताकत का खेल है। अगर जितने आप ताकतवर होंगे, जितने आप मजबूत होंगे, आप उतना ज़्यादा कर क्या हम एक ऐसे हार्ड रियलिज्म के टाइम में जी रहे हैं मुल्कों में, जहाँ
मोरालिटी इज कम्प्लीटली डेड। देखिए साहब, ये तो अब लोग कहेंगे कि मोरालिटी तो कभी इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा थी नहीं। कोई ऐसा तो होता नहीं है कि अगर दो मुल्कों में लड़ाई हो रही है तो आप फ़ोन करके पुलिस को फ़ोन करके बुला लेंगे, जो कि राष्ट्र के अंदर होता है, राष्ट्र के बाहर तो नहीं होता है। कोई इंटरनेशनल पुलिसमैन तो है नहीं, कोई इंटरनेशनल आर्बिटर तो है नहीं, यूएन वगैरह भी पावर प्ले का ही हिस्सा है। तो या हाँ, शायद ये भी सच है कि इस वक्त जब ट्रंप जैसा राष्ट्रपति है, जो कि वर्बली भी ये नहीं कहना चाहते कि मोरालिटी कोई चीज़ है और मॉरल वैल्यूज़ कोई चीज़ है, और हाँ, और ह्यूमन राइट्स कोई चीज़ है, वो तो इस तरह की बातें ही नहीं करना चाहते हैं। तो शायद जो थोड़ा बहुत दिखावे के लिए भी या थोड़ा बहुत मुलम्मे की तरह जो उड़ाया हुआ था, चढ़ाया हुआ था, वो भी शायद अब नहीं चढ़ा हुआ है जैसा होना चाहिए था। जो फॉरेन पॉलिसी में आपकी आर्टिकल है, और मैं दर्शकों को रेकमेंड करूंगी, ये लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। इट्स अ वेरी फाइन आर्टिकल। उसमें आपने लिखा है कि अनलाइक 1999 कारगिल एपिसोड विच रीसेट द एस्केलेशन लैडर एंड अशर्ड इन years of relative stability, the latest truce has codified a more dangerous baseline। कि ये तो बहुत डेंजरस बेसलाइन पे हमने रोका है, और जिसको हमारी खुद सरकार भी कह रही है कि ये तो एक टेम्पररी पॉज है जी, अभी ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट भी नहीं है जी। क्यों मान रहे हैं आप इसको इतना डेंजरस बेसलाइन? हाँ, पहली चीज़ 1999 का आपने एग्जाम्पल दिया, तो 1999 में जैसा कि आपको याद है कि पाकिस्तान ने माना कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, वो कारगिल में आए, उनकी गलती थी, पूरी दुनिया ने माना, और उसके बाद पाकिस्तान अपनी फौज को वहाँ से वापस हटा के लेके गया। तो इसलिए वो बेसलाइन वहाँ पर रीसेट हुई, जीरो पर आके। अगर आप उसे सीढ़ी की तरह देखेंगे तो वो सीढ़ी की सबसे नीचे पायदान पर हम आ गए थे 1999 में। अभी क्या हुआ है, इस वक्त मई 2025 में ये हुआ है कि दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहते हैं कि हम दोनों जीत गए हैं, और दोनों लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान, खासतौर पर भारत की सरकार साफ तौर पर कहती है कि ये पॉज है और हम वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम पहले खड़े थे। चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी कहें, राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी कहें, वो किसी तरह का रीसेट और लोअरिंग ऑफ टेम्पर नहीं हुआ है। मुझे डर ये है कि जब अगली लड़ाई होगी, जब अगला कुछ वाकया होगा और जब अगला हमला होगा, तो वो वहाँ से शुरू होगा जहाँ पर आप रुके थे, अब रुके, मतलब हायर लेवल ऑफ एस्केलेशन। हायर लेवल ऑफ एस्केलेशन। अगर 2015 में मोदी जी ने ISI को पठानकोट बुलाया था, 2016 में स्पेशल फोर्सेस कमांडो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पैदल कुछ किलोमीटर गए थे, 2019 में आपने एक जगह टारगेट किया था, 2025 में आपने 9 जगह टारगेट किया था। तो अगला जब भी कुछ होगा, वाकया होगा, तो आप किस लेवल पे टारगेट करेंगे, वो एक हायर लेवल होगा। दूसरा कारण मैंने बोला कि ये क्यों समस्या ज़्यादा बड़ी होगी, वो इसलिए है कि इस बार के युद्ध में, इस बार की लड़ाई में आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखे हैं। चाहे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहली रात को जो किया, जिसके अंदर उन्होंने एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, जिसके अंदर भारत की वायुसेना को कुछ नुकसान पहुंचा। वो एक बिल्कुल नए तरीके का वॉरफेयर था, जो कि वेस्टर्नर्स ने भी नहीं देखा था, जो चीन की तरफ से पहली बार आया, और वो चीन से पूरी तरह से सीखा हुआ वॉरफेयर था। वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। सिमिलरली भारत ने जिस तरह से प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, जिस तरह से मिसाइल अटैक्स किए, ब्राह्मोस का प्रयोग किया, वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था। उसकी वजह से क्या हुआ है कि अगली बार जब आप इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इन लेसन्स की वजह से आप अगली जो लड़ाई होगी, वो वहाँ इनका और ज़्यादा प्रयोग होगा, और उसकी वजह से जो आपकी डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की विंडो है, जो शायद इस बार 3 दिन 4 दिन थी, वो इससे भी छोटी होती जाएगी। तो मतलब कन्वेंशनल वॉरफेयर के हम बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर तो हम कर ही रहे हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर हम एक हायर इंटेंसिटी, हायर टेक्नोलॉजी का वॉरफेयर करेंगे, ऊंचे स्तर पर शुरू होंगे, बहुत हायर इंटेंसिटी का करेंगे, बहुत तेज स्पीड से एस्केलेट करेंगे। डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, जैसा कि आपने इस बार US की तरफ से देखा, उस तरह का डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के लिए विंडो बहुत छोटी होती जाएगी। और तीसरी बात, जैसा कि आपने पाकिस्तान की ओर कहा, जैसा कि हमने भारत में भी देखा है, नेशनलिज्म बहुत हाई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मोदी जी ने अपने आप को ट्रैप कर रखा है एक तरह से कि सिर्फ मैं प्यूनिटिव मिलिट्री ऑप्शन ही है मेरे पास। आपने इकोनॉमिक टाइज बंद कर दिए हैं, डिप्लोमेटिक टाइज आपके ऑलमोस्ट फ्रोजन हैं, आपने पानी बंद कर दिया है, आपने कहा इंडस वाटर ट्रीटी आपने सस्पेंड कर दी है। आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है पनिश करने का पाकिस्तान को। आपके लिए ज़रूरी है कि अगली बार आप फिर मिलिट्री ऑप्शन ही एक्सरसाइज करेंगे और हायर लेवल ऑफ मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। तो एक तरह का ऐसा पूरा सिस्टम बन रहा है, ऐसा पूरा हिसाब बन रहा है कि अगला अगर कोई भी वाकया होता है, खुदा ना खास्ता ना हो, पर अगला कोई भी अगर वाकया होता है तो उसका रिस्पांस बहुत ही खतरनाक, बहुत ज़्यादा रिस्की, जिसमें कि क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, तो कहाँ जाके रुकेगा वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं फॉरेन डिफेंस पॉलिसी के, वो आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि देखिए साहब, जो कुछ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर और 7 और 10 मई के दरमियान,
ऐसा नहीं है कि ये एक डेटरेंस अगेंस्ट टेररिज्म हो गया, आतंकी हमले तो शायद आगे भी होंगे, पाकिस्तान करने की पूरी कोशिश करेगा, शायद ज़्यादा ही कोशिश करे इसके बाद में, लेकिन हमने द कॉस्ट फॉर टेररिज्म पाकिस्तान का इंक्रीज कर दिया है, दैट दे हैव टू पे अ हायर कॉस्ट, तो वो सोचें। इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं? कॉस्ट ऑफ टेरर समझाएं थोड़ा सा, कॉस्ट ऑफ टेरर का क्या अर्थ है, क्या कॉस्ट पाकिस्तान ने पे की है इसकी? नहीं, द फैक्ट कि इंडिया वाज एबल कि आपने उनके दो डिफेंस एयर डिफेंस रेडार्स को आपने न्यूट्रलाइज किया, या टेरर मतलब आप 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर तक आप अंदर घुसे, वहाँ हिट किया पीओके के अलावा भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आपकी जो है वो हिट हो सकती हैं। एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर भारत ने जरूर क्रॉस किया है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस किया है, भावलपुर में हिट किया है, कराची के पास हिट किया है, रावलपिंडी में हिट किया है, तो ये बात ज़रूरी है कि साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस हुआ है। उसके अलावा पनिशमेंट ज़रूर दिया है, पनिश किया है कि भैया अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए एक तरह का प्यूनिटिव स्ट्राइक है, एवेंज है कि हमने एवेंज कर लिया, बदला ले लिया, हमने बदला ले लिया। डेटरेंस तो साहब देखिए बहुत बड़ा सवाल है, डेटरेंस तो एडवर्सरी के दिमाग में होता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर एडवर्सरी नहीं डेटर होना चाहता है तो आप डेटर नहीं कर सकते हैं। डेटरेंस इवन थ्योरी के अंदर भी, और डेटरेंस देखिए इसमें दो तरीके से होता है। डेटरेंस थ्योरी न्यूक्लियर वेपन्स की थ्योरी से आती है, न्यूक्लियर लड़ाई की थ्योरी से आती है, उसके अंदर परमाणु युद्ध की थ्योरी से आती है। उसके अंदर दो तरह से डेटरेंस होता है। डेटरेंस एक तो होता है बाय डिनायल, कि आप दूसरे व्यक्ति को करने ना दें, आप अपनी सिक्योरिटी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बाकी चीज़ें इतनी मजबूत कर लें, जैसे कि पहलगाम हो ही ना पाए। पहलगाम के अंदर जो आपके इंटेलिजेंस फेलियर थे, आपके जो सिक्योरिटी फेलियर्स थे, वो फेलियर्स ना हो। और दूसरा डिटरेंस होता है पनिशमेंट से, वो आप इतनी बुरी तरह का पनिशमेंट दें कि उस दूसरे मुल्क को, आपके एडवर्सरी को इतना डर लगे कि मैं कुछ और करूंगा तो और ज़्यादा ज़ोर से मार पड़ेगी, जो कि मैं सह नहीं पाऊंगा। दोनों ही चीज़ों में शायद थोड़ी सी कमी है। देखिए, अगर आपको डेटरेंस लाना है और आपको पनिश करना है, तो जो भी जगह भारत ने अटैक किया, जो भी जगह पर भारत ने हमला किया पहले दिन, वो हमले तो पाकिस्तानी, वहाँ पर ना कोई टेररिस्ट उस वक्त बचा होगा, बचे भी होंगे तो बहुत हल्के लेवल के लोग बचे होंगे। 2 हफ्ते हो चुके थे, लोग वहाँ से निकाले जा चुके होंगे, जगह जगह छुपे हुए होंगे। उसके लिए तो आपको पाकिस्तानी फ़ौज के अड्डों पर और जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा, रादर देन नॉट यूजिंग द लैंग्वेज कि हमने तो सिर्फ टेरर स्ट्राइक्स की हैं, टेरर अटैक्स को टारगेट किया है, नॉन मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं, नॉन एस्केलेटरी हैं। वो तो क्योंकि आप एस्केलेशन नहीं चाहते हैं तो आप बार बार उन चीज़ों को बोलते हैं। पर ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? क्या एक ट्रेनिंग एरिया है, एक प्लेग्राउंड है, एक ऑब्स्टिकल कोर्स है, दोबारा बन जाएगा, 2 बिल्डिंग है दोबारा बन जाएंगी। वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए अगर पाकिस्तानी फ़ौज इन आतंकवादियों को भारत भेज रही है और इनका समर्थन कर रही है, तो आपको पाकिस्तानी फ़ौज के साथ सीधे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पर जैसा कि आपने पहले थोड़ा सा इशारा भी किया और जैसा कि हर कोई कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और फिर वो खेल अलग ही तरीके का खेल होता है, तो इसलिए आप थोड़े लिमिट हो जाते हैं उसमें। जैसे आपने एक और अपनी लेख में आपने जो एग्जाम्पल और एनालॉजी दिया है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का 1962 का, क्योंकि उसमें आपने कहा है कि वो रेड लाइन ज़्यादा क्लियरली इस्टेब्लिश हुई थी बिटवीन न्यूक्लियर एडवर्सरीज। इस केस में वो नहीं हुआ है। जो 2 परमाणु हथियार वाले नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उसको थोड़ा इलैबोरेट करें आप। हाँ, देखिए 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है वो सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में होती है, और उससे दोनों ने सही लेसन ड्रॉ किए, जो कि इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, आपने पढ़ी भी होंगी। कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने और खुर्शीद ने, दोनों ने सही तरीके से लेसन ड्रॉ किए और सेम लेसन ड्रॉ किए कि भाई हम दोनों न्यूक्लियर संपन्न देश हैं और हम दोनों इस तरह के एक्सीडेंटल एस्केलेशन में भी नहीं आ सकते हैं जहां पर गलती से भी एस्केलेशन होने का चांस बने। तो उसके बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका बाकी जगह लड़ते रहे, कहीं लैटिन अमेरिका में लड़ रहे हैं, कहीं अफ्रीका में लड़ रहे हैं, प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ रहे हैं, इसके थ्रू लड़ रहे हैं, पर न्यूक्लियर हथियारों पर कभी भी उन्होंने उसके बाद दोबारा इस तरह का खतरनाक खेल नहीं खेला। जो भारत और पाकिस्तान के बीच इस बार हुआ उसके अंदर दोनों ने जीत डिक्लेयर की, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के लोग मानते हैं कि वो जीत गए और दोनों सेनाएं मानती हैं कि वो जीत गए और दोनों देश मानते हैं कि वो जीत गए, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है कि जो भी नतीजा रहा हो दोनों जीत गए, बहुत अच्छी बात है। पर समस्या यहाँ पर यह है कि दोनों देशों ने अलग अलग लेसन ड्रॉ किए हैं। पाकिस्तान को लगता है कि उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और जो उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी थी उसकी वजह से भारत डर गया, भारत डिटर हो गया। भारत को लगता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जाकर कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी हद तक जा सकता है, और उसने उसके न्यूक्लियर ब्लफ को कॉल कर दिया है। जैसा कि एक पाकिस्तानी पत्रकार ने एक और शो पर मैं था, उसमें कहा कि भाई
एक मुल्क का न्यूक्लियर ब्लैकमेल दूसरे मुल्क का न्यूक्लियर डिटरेंस है, कि जिसको आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल कह रहे हैं वो तो मेरा न्यूक्लियर डिटरेंस है, कि मैं तो कह रहा हूँ मैं चला दूंगा हथियार, आप मतलब आप कह रहे हैं आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरा हथियार है। तो ये बड़ी विकट समस्या है कि दोनों भारत और पाकिस्तान ने अलग अलग लेसन ड्रॉ किए हैं, ना कि सेम लेसन जैसा कि अमेरिका और रूस ने किए थे 1962 में, जिसकी वजह से अमेरिका और रूस उसके बाद कभी भी परमाणु लड़ाई की तरफ दोबारा नहीं गए, चाहे वो जर्मनी के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो या कहीं और हो। जबकि भारत और पाकिस्तान दोनों ने जीत डिक्लेयर की, जो कि अच्छी बात है, पर दोनों ने लेसन अलग अलग ड्रॉ किए। लेकिन भारत और पाकिस्तान में जैसे हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक्सचेंज किया करते थे 1 जनवरी को, लेकिन कोई शेयर्ड परमाणु डॉक्ट्राइन जिसके बारे में आप कहते हैं वो कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा इंडिया पाकिस्तान के बीच में? नहीं, देखिए डॉक्ट्रिन तो हर मुल्क का अपना होता है, शेयर्ड डॉक्ट्रिन तो नहीं हो सकता, पर एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि यार देखिए ये बहुत खतरनाक खेल है और हमको इस खेल को इस हद तक नहीं खेलना चाहिए जहां पर कि गलती से भी शायद परमाणु हथियार प्ले में आ जाए, जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका ने उस वक्त समझा कि देखिए परमाणु हथियारों का खेल नहीं खेल सकते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है, नॉर्मल हथियार नहीं है। देखिए स्मिता, मैं एक चीज़ शायद आपके दर्शकों को समझा दूं कि परमाणु हथियार नॉर्मल हथियार की तरह नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल वेपन होते हैं। जब भारत ने परमाणु परीक्षण भी किया अपने हथियारों का 1998 में, तब भी साफ तरीके से ये कहा कि वो राजनीतिक हथियार हैं, वो सैन्य हथियार नहीं हैं। सैन्य हथियार देखिए, आपने राइफल से शुरू किया, आप मोर्टार पे गए, आपने आर्टिलरी गन इस्तेमाल किया, आपने मिसाइल इस्तेमाल किया, आपने हवाई जहाज इस्तेमाल किए, आपने कुछ और बड़ी मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर दी वगैरह वगैरह। वो एक आर्क है जो चलता है, वो आर्क नेचुरली परमाणु हथियार पे नहीं जाता है। परमाणु हथियार क्यों, परमाणु हथियारों का डिसीजन हर मुल्क में पाकिस्तान को छोड़कर सिविलियन लीडरशिप के पास होता है, बाकी हथियारों का डिसीजन मिलिट्री लीडरशिप के पास होता है। परमाणु हथियार एक अलग दर्जे में आता है, एक अलग लेवल पे आता है, उसको हमको कैजुअली और इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि साहब आइए आप परमाणु हथियार इस्तेमाल हो गया, क्या करें, गलती से हो गया, वो नहीं है। ये अब साउथ एशिया की बर्बादी है, ना कि बर्बादी ह्यूमैनिटेरियन है, इकोनॉमिक लॉस है, कई डिकेड्स पीछे जाएंगे। मतलब एक तरह का हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का क्या मतलब है। आप हिरोशिमा गई हैं, आप नागासाकी गई हैं, आपने वहाँ देखा कि इतने सालों बाद भी किस तरह की बीमारियाँ, किस तरह की, और वो तो बहुत छोटे बम थे, वो तो सबसे पहले बनाए गए बम थे 1945 में। चेरनोबिल के बारे में आपके दर्शकों ने सीरीज़ देखी होगी, आपने लिखा होगा, आप गई होंगी। परमाणु हथियारों के बारे में हम कैजुअली बात नहीं कर सकते हैं, हमको समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों राजनीतिक हथियार हैं, क्यों वो सैन्य हथियार नहीं है, और हमको उनके बारे में बहुत ढंग से, बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी से समझने की ज़रूरत है। उनके बारे में कैजुअली बात नहीं होनी चाहिए, ना हमको उनको कैजुअली ट्रीट करना चाहिए। जस्ट लास्ट 2-3 क्वेश्चन सुशांत। एक जो मुद्दा अभी बड़ा विवाद बन गया है विदेश मंत्री के एक बयान को, जिस पर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि क्या विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले से सूचित कर दिया था हमलों के बारे में, जबकि ये कहा जा रहा है कि भाई जब आप हिट करते हैं तो हिट करने के बाद पहला इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं मिलिट्री को कि भाई हमने सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया है, मिलिट्री हिट नहीं किया है, इसीलिए कि भाई हमने एस्केलेशन के मूड से नहीं हिट किया है, हमने सिर्फ आतंकी गढ़ों के खिलाफ निशाना साधा है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी ये गलत मायने निकाल रहे हैं या एक्चुअली में कोई जस्टिफिकेशन है उनके इन आरोपों का यहाँ पर? व्हाट इज द क्वेश्चन इन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी? सो आई रियली डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन इज इन द एंटायर कंट्रोवर्सी. Perhaps Mr. Gandhi has more information than you and I have. Perhaps because he came down and doubled down on his claim and issued a tweet again. So it's highly possible that he may be privy to more information from his sources within the government or within the military, which you and I are not privy to. But to my mind, the only thing that I'm aware of is the 2 DGMOs making a call at 11:30 a.m. on 7th morning, where the Indian DGMO informed, as you said, कि भाई non-escalatory हैं, precise हैं, only terrorist targets have been hit, military targets have not been hit, and we would not want you to escalate and we would not want you to revenge. On which we have been told that the Pakistani military, the Pakistani DGMO said whatever he said, it was not very polite language, that we are capable of doing what we are doing and we will show you what we are doing. तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो कुछ नहीं है, पर आप क्योंकि नॉन एस्केलेटरी मोड में है, आप भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एस्केलेट करे। भारत चाहता था कि भारत पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट साइट्स को हमला करे और पाकिस्तान चुपचाप उसको सह ले, कुछ ना करे। इसलिए भारत ने उनको कहा कि आप कुछ मत कीजिए। कोई इस तरह की चीज़ों में कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि आपने हमला किया तो हमको बताना ज़रूरी है। आप शायद पूरा युद्ध लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एस्केलेट करे और आप पाकिस्तान को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, बलूचिस्तान को अलग कर दें, POK को अपने अंदर शामिल कर लें, तो आप नहीं, तो आप क्यों कॉल करेंगे? पर आप नॉन एस्केलेटरी मोड में हैं, आप तो सिर्फ चाहते हैं कि मैं अपनी जनता को बता दूं कि मैंने इन 9 जगह पे हमला कर दिया और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। उसके बाद यू वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट, यू वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो पॉसिबल था अगर शायद भारत ने पहली रात के अपने लॉसेस को एक्नॉलेज
एक्नॉलेज कर लिया होता पब्लिकली। क्या आपको लग रहा है विदेश मंत्री इसी कॉल का ही जिक्र कर रहे थे अपने उस कमेंट में? विदेश मंत्री ने अभी तक इस तरह की कोई, देखिए जब उन्होंने वो 4 पत्रकारों से बात भी की तो वो 4 चुने हुए पत्रकार थे और ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने बहुत लोगों से बात की और बहुत लोगों से सवाल लिए। मुझे लगता है कि भारत की इंफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, जो कि शायद आप जिसके बारे में आप मेरे से ज़्यादा जानती हैं, काफ़ी कमज़ोर रही है इस बार। कारगिल के मुकाबले खासतौर पर भारत की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी हर्ट हुआ है और पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक तरह से बिल्कुल ओनरशिप नहीं ली है कम्युनिकेशन की। आप याद कीजिए जसवंत सिंह हर दिन आकर बात करते थे, लोगों को बड़े बड़े इंटरव्यू देते थे, विदेशी पत्रकारों को इंटरव्यू देते थे। 1999 का आप याद कीजिए कितने बड़े बड़े इंटरव्यू, हर सवाल का जवाब मिलता था, हर इंफॉर्मेशन मिलती थी। लोग हवाई जहाज गिरने की बात कर रहे हैं। 1999 में क्या नचिकेता का हवाई जहाज नहीं गिरा? क्या हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी सैनिकों ने नहीं गिराया कारगिल के अंदर? क्या नहीं हुआ पहले कुछ दिनों के अंदर? भारत ने एक्नॉलेज किया, तो क्या उससे क्या भारत के सैनिकों ने लड़ना बंद कर दिया? क्या भारत का मोराल कम हो गया? किसी का मोराल कम नहीं होता है भाई। लोग प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, उनको लड़ना आता है, उनको पता है कि लड़ाई के अंदर लॉसेज होंगे। आप जनता के सामने ठीक से पेश कीजिए। तो मुझे लगता है शायद जयशंकर इसी कॉल का जिक्र कर रहे होंगे, जैसा कि एक्सपी ने बाद में MEXP ने शायद कहा। पर मुझे लगता है कि कम्युनिकेट ओवरऑल, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस, बट ओवरऑल इंडियाज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। दे कुड हैव डन मच बेटर। सुशांत, क्योंकि यू नो यू हैव सीन द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम इनसाइड, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लाइक पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस आल्सो एट द एंड ऑफ द डे इज अ डिसिप्लिन मिलिट्री। भले ही लोग चाहे उनको, आई विल से प्रोफेशनल मिलिट्री, आई वुड से प्रोफेशनल मिलिट्री। हाँ, डिसिप्लिन में तो सवाल होता है, प्रोफेशनल मिलिट्री है। हमारे यहाँ पे भी आज की तारीख में, हालांकि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम्स में बहुत चेंज आए हैं, सवाल जवाब बहुत कम हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फ्री फ्लोइंग, अनफिल्टर्ड नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो लॉसेस की बात की जा रही है, अगर रफाइल डाउन हुआ है, अगर दूसरे जेट्स डाउन हुए हैं, अगर इनकी गिनती 1 से ज़्यादा है, क्या ये मुमकिन होगा कि ये न्यूज़ को एक्नॉलेज हम ना करें पब्लिकली फ्रॉम आवर फोर्सेस, फ्रॉम आवर डिफेंस मिनिस्ट्री, फ्रॉम आवर पॉलिटिकल सेटअप? या आपको लगता है कि होगा ज़रूर, भले ही अभी नहीं लेकिन कुछ वक्त के बाद में? देखिए अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी लड़ाई खत्म हुए कितने, हम जब बात कर रहे हैं आज मंगलवार है और लड़ाई खत्म हुए 10-11 दिन हो चुके हैं। बाकी चीज़ें तो एक्नॉलेज हो रही हैं। वो जो कह के रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, एयर मार्शल भारती ने कहा था कि वी डोंट वांट टू गिव एन एडवांटेज टू आवर एडवर्सरीज। व्हाट एडवांटेज विल यू गिव टू द एडवर्सरी? द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट, CNN इज टॉकिंग अबाउट इट, BBC इज टॉकिंग अबाउट इट, France 24 इज टॉकिंग अबाउट इट, Le Monde इज टॉकिंग अबाउट इट, Libération इज टॉकिंग अबाउट इट। मतलब सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं कह रहा है, जो उनको शायद जेलसी हो कि भाई आपने फ्रांस से रिफ खरीदे। मैं फ्रांस के तीन मैं बोल सकता हूँ, Le Monde, Libération और France 24 तो मैंने खुद देखे हैं, जो खुद पहले दिन से बोल रहे हैं कि भारतीय हवाई जहाज गिरे हैं। तो हम किससे छुपा रहे हैं, किसको फायदा नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता। मुझे खासतौर पे आश्चर्य हुआ कि जब भारत के विदेश सचिव ने कल बात की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से, उन्होंने भी इस बारे में जवाब देने से मना कर दिया। क्योंकि ये सवाल तो भारत के जब ये सांसद जब जाएंगे, जो जा रहे हैं विदेश, ये सवाल तो उनको वहाँ भी इसका सामना करना पड़ेगा कि क्या स्थिति रही, कितने लॉसेज हुए। उनको दूसरा सवाल इसका भी सामना करना पड़ेगा कि वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में हत्याएं की, उन निर्दोष पर्यटकों की, वो उसके बारे में जानकारी कहाँ है। और जैसे विमान लॉसेस की खबरें, ये तो खुद हमारे इंटरनल ऑडिट्स के लिए भी ज़रूरी हो जाती है ना, फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, फॉर फ्यूचर डील्स। अब जैसे इंडोनेशिया से बड़ी खबरें आ रही हैं कि वहाँ शायद बहुत प्रेशर बन रहा है कि आप रफाइल डील को कैंसिल करें, मैक्रोन आने वाले हैं इंडोनेशिया में। देखिए मेरा हमेशा से मानना रहा है कि, और मैंने आपको 1999 का एग्जाम्पल दिया जिसमें कि भारत की स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी एकदम आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी और उसको सबने एक्नॉलेज किया, इंक्लूडिंग मुशर्रफ ने खुद एक्नॉलेज किया। वो उस स्ट्रैटेजी के अंदर भारत ऑनेस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करता था और मुझे लगता है कि वो स्ट्रैटेजी हमेशा काम आती है। उससे देखिए, अगर आप बताएंगे आपके सही लॉसेस किया हुए हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली बढ़ेगी। आप जब कुछ और क्लेम करेंगे तो जो विदेशी पत्रकार हैं, आपके दोस्त हैं, बाकी नेटवर्क वाले लोग हैं, वो आप पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। जब आप किसी चीज़ को छुपाएंगे तो लोग कहेंगे यार ये उस बारे में झूठ बोल रहे हैं या उस बारे में छुपा रहे हैं, तो हो सकता है बाकी चीज़ों के बारे में भी छुपा रहे हों। आपकी क्रेडिबिलिटी हिट होती है और फिर आपका पूरा वो एक बन जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसमें तो आपको बोलूँ, पाकिस्तान के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल एक बहुत ही व्हाट इज़ द राइट फ्रेज, पाकिस्तान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंचा हुआ मुल्क है जिसकी कि ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई ग्लोबल स्टैंडिंग है। उसने तालिबान को सपोर्ट किया, उसने नेटो फोर्सेस को मारा, उसकी इकॉनमी अच्छी नहीं है, उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, उसकी डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, वो समस्याओं से घिरा हुआ है। इंटरनेशनली आप विदेशी कैपिटल्स में जाती हैं, कौन पाकिस्तान की बात करता है? भारत के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है
था, भारत को उस एडवांटेज का, अपनी डेमोक्रेटिक पास्ट का, अपने क्रेडेंशियल्स को बढ़ाने का, उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए था। ये अचंभे की बात है कि इस जैसे युद्ध के दौरान, 4 दिन की लड़ाई के दौरान, पाकिस्तान की बातों को विदेशी पत्रकार या विदेशी महकमा ज़्यादा वजन दे बनिस्बत भारत के। मतलब इट्स अ शॉकर टू मी, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट्स वेरी सैड, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। जस्ट लास्ट क्वेश्चन सुशांत, एक बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो उथल पुथल की स्थिति हो रखी है, रेडिकल फोर्सेस ने वहाँ पर इंक्रीजिंगली उनका स्पेस बढ़ गया है, और पाकिस्तान के साथ जो इंटरेक्शंस बढ़े हैं, दिस इंटायर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, क्या अब हम कॉन्स्टेंटली 2.5 एक्टिव हॉट वॉर्स की स्थिति में रहेंगे? देखिए 2.5 में तो बांग्लादेश हाफ नहीं है। 2.5 में आपको पता है हाफ का इशारा लोग अंदर की ओर करते हैं, वो कोई काफ़ी खतरनाक बात है, और जनरल रावत ने उसको पब्लिकली बोलकर काफ़ी पॉपुलराइज कर दिया। जहाँ तक टू फ्रंट कोलिजिव थ्रेट की बात है तो तकरीबन 2005 से भारत की सेना हमेशा मानती रही है कि भारत को दो फ्रंट कोलिजिव थ्रेट का चैलेंज है, चीन और पाकिस्तान की तरफ से। और अभी भी इस बार भी भले ही हम पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली चीन को प्रोवोक ना करने की कोशिश करें या चीन के साथ लड़ने की कोशिश ना करें, आपको याद है कि जब युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई चल रही थी, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर फिर कुछ जगहों का 31 जगहों का नाम बदल दिया। वो ये दर्शाने के लिए था कि भाई देखिए अभी समस्या है और हम यहाँ खड़े हैं, हम भी हैं आपके दुश्मन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली पाकिस्तान से आप डील कर रहे हैं। इट हैज़ अ सिग्नलिंग वैल्यू टू इंडिया दैट द चाइनीज कैन डू व्हाटएवर दे कैन डू। एंड उन्होंने पहले 1965 में भी किया है, 1971 में भी किया है, हमेशा सिग्नल किया है और इस बार भी किया है। पर अभी जो बड़ी समस्या दो फ्रंट के अंदर शायद जो आप मेरे से कहलवाना चाह रही हैं वो ये है कि चीन अभी डिफेंस प्रोडक्शन में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में उस स्तर पर पहुंच गया है कि जब वो अब पाकिस्तान को गुड सप्लाई करता है जो कि सस्ते भी हैं और बहुत ज़्यादा भी हैं। और जैसा कि सिप्री की रिपोर्ट ने कहा, पिछले 5 साल के अंदर 81% साजो सामान पाकिस्तान के अंदर चीन से आया है। तो वो जब साजो सामान सप्लाई करता है, वो जो टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा, वो भारत के लिए समस्या का ज़्यादा कारण बनेगी, भारतीय फ़ौज के लिए। पाकिस्तान की ना आर्थिक हालत इतनी है कि वो अपने दम पर चीज़ें खरीद सके। पाकिस्तान अमेरिका से चीज़ें खरीद नहीं सकता है, बहुत महंगी हैं, लोग बेचेंगे नहीं उसको। पाकिस्तान चीन से अगर चीज़ें खरीदता है तो भारत को बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप बाय प्रॉक्सी चीन से ही लड़ रहे हैं। चीन का उसका एडवांटेज ये है कि चीन का जो डिफेंस प्रोडक्ट है, डिफेंस आइटम है, वो पब्लिकली डिस्प्ले होता है, पब्लिकली यूज़ होता है, उससे बाकी लोगों हथियारों को खरीदना चाहते हैं। चीन की रेपुटेशन इंप्रूव होती है। जैसा कि आपने कहा कि भाई रफाल के Dassault के शेयर्स गिर गए और चीन की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स उनके शेयर 50% बढ़ गए। और चर्चा होने लगी। JF-17 की और J-10 की बात चर्चा होने लगी। ताइवान के अंदर हंगामा मच गया कि भाई क्या हमारे F-16 चीन के हवाई उसको रोक पाएंगे, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को। तो चीन को पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी देने में, वो सारा साजो सामान देने में बड़ा फ़ायदा होता है। ज़्यादा सामान बिकता है, रेपुटेशन इंप्रूव होती है, ताइवान वगैरह के अंदर डर बैठता है, पूरे एशिया इंडो पैसिफिक में अलग तरीके की बात होती है। तो भारत के लिए तो ये टू फ्रंट जो कोलिजिव थ्रेट है, ये अलग समस्या के तौर पर है। सिर्फ इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि क्या चीन के सैनिक आके लद्दाख में खड़े हो जाएंगे, फिर से गलवान के अंदर या अरुणाचल प्रदेश में घुस जाएंगे या हिमाचल में घुस जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो संबंध जिस तरीके से मैं उन पत्रकारों में से हूँ जो बांग्लादेश जब गई थी प्रोटेस्ट के बाद वापस आकर, मैंने कहा था कि मुझे वो प्रोटेस्ट स्पॉन्टेनियस लगे थे। आई वॉज विलिंग टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि नहीं, ये सही में कुछ हो सकता है, कुछ चेंज हो। लेकिन अभी बहुत वरिसम सिग्नल्स आए हैं फ्रॉम विद इन बांग्लादेश। वो कितना वरिसम रहेगा इंडिया के लिए बिटवीन बांग्लादेश और पाकिस्तान के मिलिट्रीज का साथ में आना? देखिए, मुझे नहीं पता कि बांग्लादेश की फ़ौज की क्या हालत है, क्या बांग्लादेश फ़ौज हमको चैलेंज कर सकती है। मुझे लगता है कि बड़ी समस्या बांग्लादेश की दोस्ती छूटने से जो हमारे लिए है, वो अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी एंगल से देखें तो 2 हैं। एक तो है आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मिलिटेंसी है, उसको हमेशा बांग्लादेश के अंदर जब भी इस तरह की कोई भी महकमा रहा है, कोई भी सरकार रही है, खालिदा जिया की सरकार खासतौर पर जब रही है, तो उन्होंने वहाँ पर भारत के मिलिटेंट्स को पनाह दी है, शरण दी है, ISI के साथ मदद की है, उनको हथियार दिए हैं और उन्होंने आके नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी को बढ़ाया है। भारत में जब मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कम होनी शुरू हुई पिछले 20 साल में UPA के दौरान, तो वो इसलिए कम होनी शुरू हुई क्योंकि शेख हसीना वहाँ पर आई और शेख हसीना ने उन लोगों को जगह नहीं दी और मिलिटेंसी हमारी कम हुई, पॉलिटिकल प्रोसेस रिज्यूम हुई। तो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा,
दूसरी समस्या जो आपको शायद मेरे से ज़्यादा पता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की है कि अगर इस तरह का कोई भी सिचुएशन आती है इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है जिसमें कि चीन की तरफ से हमारे ऊपर दबाव आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर, तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव रूट्स थे जाने के लिए बांग्लादेश के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए, जिससे कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ना जाए, एक तरह से मिलिट्रली कट ना जाए और हम उसको एक्सेस ना कर पाएँ, उस तरह के सारे ऑप्शंस हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है बनिस्बत इसके कि पाकिस्तान जाकर वहाँ पर उनको कुछ साजो सामान दे देगा, या पाकिस्तान की खुद की हालत नहीं है कि वो किसी और मुल्क को इतना बड़ा कर सके कि वो भारत को नुकसान पहुँचा सके। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, उसका भी आपने जिक्र किया कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, इतनी हम बड़ी बड़ी बातें होने लगी थी, पीएम प्रेसिडेंट लेवल पे मीटिंग होने लगी थी, चाइना के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस है पूरे के पूरे रीजन में, एशियन नेटो हम कहने लगे हैं उसके, और सबने बयान दिया तो रिस्ट्रेंट को लेकर बयान दिया, डी एस्केलेशन को लेकर बयान दिया। नहीं, क्वाड का तो कोई बयान ही नहीं आया, मुझे तो G7 का एक्चुअली आया था, क्वाड का नहीं आया। क्वाड एज अ ग्रुपिंग तो कोई बयान ही क्वाड का नहीं आया, जो भी बयान आए वो ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका के इंडिविजुअल बयान आए। क्वाड अगर एक ग्रुपिंग है जो कि स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग है और भारत ने उसमें इतना इन्वेस्ट किया है पिछले 4-5 साल के अंदर, तो कम से कम क्वाड का कोई बयान तो आना चाहिए था भारत के समर्थन में। अगर हम उसको एशियन नेटो, अगर ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई में बयान देने को तैयार नहीं है तो चीन के साथ साथ लड़ाई में क्या करेंगे, मुझे पता नहीं कि क्या होगा। सारे देश वो हैं, याद रखें, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकी हमले को कंडेम ज़रूर किया, सबने कड़े शब्दों में कंडेम किया। कुछ कंट्रीज़ बहुत लेट से कॉन्डेमनेशन आई, जिसमें कि टर्की शामिल है। कनाडा भी जो इलेक्टोरल ट्रांजिशन प्रोसेस से जा रहा था और उनकी वर्डिंग्स भी उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बांग्लादेश, बाकी सबको देखें तो कॉन्डेमनेशन ज़रूर की थी, लेकिन हाँ, जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल आया, भारत का राइट टू डिफेंड इटसेल्फ का सवाल आया, उसमें सब हिचकाचाते हुए नज़र आए, और वो दोस्त हों, ट्रस्टेड पार्टनर्स हों, और सबने जो है बस यही कहा कि भाई आप लोग डायलॉग कर लो, आप डीएस्केलेट कर लो। तो सुशांत, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया स्मिता, बातचीत बुलाने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये बातचीत अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें, यूट्यूब हमारा स्टेशन सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें फॉर मोर सच लाइव कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।